स्टूडेंट, आज हम लोग मैनुअल थेरेपी कर रहे हैं। मैनुअल थेरेपी में जो हमारी अप्रोच है मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताती चलूँगी। सॉरी, आई थॉट कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, बट इट्स गोइंग ऑन। यस। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। अब आप लोग जो है वो सिस्टमैटिक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के ऊपर आप लोग जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट जॉइंट्स को, डिफरेंट मसल्स को जो है वो टारगेट्स करेंगे, डिफरेंट एरियाज़ को हम लोग टारगेट करेंगे। अब हमारी अप्रोच क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से वो डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आप लोगों को ये ऑलरेडी मैं पहले करवा चुकी हूँ कि किस तरीके से हिस्ट्री लेते हैं, बॉडी चार्ट क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आयर्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता है। वी आर फोकसिंग टोटली ऑन मैनुअल थेरेपी। अच्छा, इसके अंदर एक आपका कंटेंट है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन स्टेप बाय स्टेप, और नेक्स्ट है नीचे टेक्निक प्रिंसिपल। अच्छा, इसको ओवरऑल बताने की ज़रूरत नहीं है कि जॉइंट टेस्ट क्या होते हैं, मसल्स टेस्ट क्या होते हैं, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, स्पेशल टेस्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम लोग सर्वाइकल स्पाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगी, बताऊंगी कि आपने ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करनी है, कौन कौन से जॉइंट्स को आपने फोकस करना है, आपने कौन कौन से मसल्स को फोकस करना है, कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग आपने उसके ऊपर करनी है, स्पेशल टेस्ट किस तरीके से करना है, फंक्शनल एबिलिटी आपने कैसे चेक करनी है, और ऑब्जर्वेशन के बाद आपने पल्पेट किस तरीके से करना है, एक्सेसरी मूवमेंट किस तरीके से करवानी है। तो अलग से इसको पढ़ाने से बेहतर है कि मैं आपको एग्जांपल दे के आपको आपके टॉपिक जो आपका कंटेंट में है, फॉर एग्जांपल आपने सर्वाइकल करना है, आपने टीएमजे ज्वाइन करना है, आपने थोरेसिक करना है, आपने लंबर एरिया करना है, तो हर एरिया के अंदर ताकि आपको डिटेल में बताया जा सके कि ये किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों की जो कंटेंट है आप लोगों का, वो है टेक्निक प्रिंसिपल। टेक्निक प्रिंसिपल के अंदर क्या है कि आप लोगों की पोजीशन क्या होनी चाहिए, पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होनी है, आपने किस तरह से पेशेंट को ग्रिप करना है। जब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर्स के बारे में, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख रहे हैं कि सारे टेस्ट वगैरह कर लिए, कोई कंपोनेंट को हम कवर कर रहे हैं, जैसे कि हम कवर करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन के अंदर आपने सारी चीज़ें देख ली कि आपने ऑब्जर्व क्या करना है, पल्पेट कैसे करना है, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है आपने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। ओके, आपने एनाटमी जान ली, आपको टेस्टिंग पता लग गई, आपको डायग्नोसिस पता लग गई। अब बात आती है कि अब आप ट्रीटमेंट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर आपकी आ जाती हैं टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ कि सर्वाइकल के अंदर मुलिगन आप किस तरीके से देंगे, आप मेटलिन टेक्निक्स को किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो दीज आर द टेक्निक्स कहाँ यूज़ होती है ट्रीटमेंट में, तो हम अपने पार्ट के साथ इसको लेते हुए चलेंगे। तो अगर मैं आपको पहले से ये चीज़ें बता दूंगी कि थेरेपिस्ट की पोजीशन हर कंडीशन, हर जॉइंट, हर डिज़ीज़ के अंदर डिफरेंट अप्रोच होती है, ठीक है, क्लिनिशियन की। तो आई कैन नॉट स्पेसिफाई कि ओवरऑल कि मैं आपको एक ही बस पोजीशन बता दूं कि आपने खड़े रहना। समटाइम्स यू नीड टू सिट, समटाइम्स यू हैव टू फ्लेक्स योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर किस तरीके से आपने पेशेंट की पोजीशन करनी है, स्टेबलाइजिंग हैंड कैसे करना है, क्या करना है। तो हम उसको किसके साथ कवर अप कर देंगे, पार्ट के साथ। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज़ है मैं आपको जो बताती चलूँ वो है आपके नीचे आपकी कंटेंट शुरू हो गए। पेल्विस हो गया है, लंबर स्पाइन हो गया है, थोरेसिक स्पाइन और रिब्स हो गया, और सर्वाइकल स्पाइन हो गया, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन के अंदर हम अपर और लोअर सर्वाइकल दोनों कवर करेंगे। थोरेसिक हम कवर करेंगे, लंबर, सैक्रल, ईच एंड एवरी जॉइंट हम कवर करेंगे। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले अप्रोच हमारे पास होगी कि उसकी एनाटमी एंड मूवमेंट क्या है। एनाटमी क्या है, ठीक है, एनाटमी आपको पता होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन एंड पल्पेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, हाउ विल यू असेस योर पेशेंट व्हेन द पेशेंट केम इनटू ओपीडी और द इमरजेंसी सेटअप। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। दिस इज़ नोन एज एवेल्यूएशन नोट, कि आपने क्या क्या चीज़ इवेल्यूएट की, आपने नेसेसरी मूवमेंट करवाई नहीं करवाई, हमने क्या चीज़ें चेक करना है। और इसमें आई विल टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब्स। और उसके बाद आ जाता है सर्वाइकल टेस्टिंग के बाद मोबिलाइजेशन टेक्निक्स। ये फॉर एग्जांपल सर्वाइकल रीजन के अंदर मेटलिन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, मुलिगन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो किस किस कंडीशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है, और किस तरीके से आप इंस्टेंटली जो है ना पेशेंट को आप क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो ये हमारी अप्रोच होगी। तो मैंने ऊपर वाले तीनों आपके जो कंटेंट्स है उसको किसके साथ आपका रिलेट कर दिया, आपके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है लाइक सर्वाइकल, थोरेसिक। तो उससे आपको क्या आसानी होगी, उससे आपको ये आसानी होगी कि आपको एक रीजन की एनाटमी भी पता होगी, उसी रीजन की पैथोफिजियोलॉजी पता होगी, उसी रीजन के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल टेस्टिंग पता होगी,
टेस्टिंग के बाद जो चीज़, जो डायग्नोसिस आपके सामने आ रही है, आपको पता होगा कि किधर मैंने कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करनी है। इसी के अंदर मैं आपको क्या चीज़ कवर करवाने वाली हूँ, टेक्निक्स कि मैं इसके अंदर सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी, स्पेशली पहले कि सर्वाइकल के अंदर अगर ये कंडीशन हो तो आपने कौन कौन सी कर सकते हो, मेटलिन कर सकते हो, आप मुलिगिन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्लियर। और फिर जब हम टेक्निक्स की तरफ जाएंगे तो मैं आपको क्या करवाऊंगी कि सर्वाइकल रीजन के अंदर आपने यही टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, जिस तरह से मुलिगिन है कि नैक स्नैक्स, रिवर्स स्नैक आपने किस तरीके से करनी है, मेटलिन टेक्निक्स को आपने किस तरीके से करना है। तो ये सारी की सारी आपकी चीज़ें आ जाएंगी। और आपको पता है कि ट्रीटमेंट वाइज भी मैं आपसे ये पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि मायोफेशियल रिलीज़ क्या होता है, आपकी अप्रोच क्या होती है। अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, अगर हम सर्वाइकल स्पाइन कर रहे हैं, टेस्टिंग हो गई, डायग्नोसिस हो गई, अब हमारे पास ऑर्थोजेनिक अप्रोच होगी जिसके अंदर हम किसको टोटली फोकस कर रहे होंगे, आपकी बोन्स को फोकस कर रहे होंगे कि आपकी बोन्स को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। आपकी बोन्स को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मेटलिन है, मैकेंजी है और मुलिगन है, ठीक है। अब अगर हमारी अप्रोचेस हो जाती है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, टोटली एक्सरसाइज को हम बेस कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज अप्लाई कर रहे होते हैं। और इसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी भी, तो पहला क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी के अंदर आपकी क्या चीज़ आ जाती है, आपके आ जाते हैं मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, और उसमें आपका मेटलिन आ जाता है, आपका मैकेंजी आ जाता है, आपका मुलिगन आ जाता है, ठीक है। और आपका ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी के अंदर आपका सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सॉफ्ट टिश्यू ट्रीटमेंट आप किस तरीके से कर रहे होते हैं, मसाज की फॉर्म में कर रहे होते हैं, मायोफेशियल रिलीज़ की फॉर्म में कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मैनुअल थेरेपी में आएगी। इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज हो गया, आपका मैनुअल थेरेपी हो गई, ठीक है। ऑर्थोजेनिक को आप किस तरह से ट्रीट करेंगे, थ्रू मैनुअल थेरेपी की कौन सी, मेटलिन, मुलिगन टेक्निक्स के थ्रू। अगर मैं आपसे बोलूँ मायोजेनिक को आप किस तरह से ट्रीट करोगे, तो मैनुअल थेरेपी ही की टेक्निक्स आ जाएंगी, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक, जिसमें आपके मसाज आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएगा, ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ करना आ जाएगा। तो ये आपकी ये सारी चीज़ें। अगर न्यूरोलॉजिकल की बात करूँगी तो उसमें अगेन ट्रैक्शन वगैरह आ जाएगी, उसमें आप इलेक्ट्रोथेरेपी का भी सहारा ले रहे हो, ठीक है। तो ये दिस इज़ द कंबाइंड अप्रोच अभी सिर्फ एक रीजन के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल वर्कअप प्लान है, और ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है। ये मैं आपको पहले से इसीलिए क्लियरिफाई कर रही हूँ, जब हमारे लेक्चर वाइंड अप हो जाएंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई ये ना बोले कि हमने आपके कंटेंट में ये चीज़ लिखी हुई है तो हमने इसको सेपरेट क्यों नहीं पढ़ा। सेपरेट अगेन मैं आपको क्लियरिफाई कर रही हूँ, सेपरेट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेपरेट पढ़ने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। यू हैव टू कोरिलेट थिंग्स। सेपरेट चीज़ों को आपने मिला के पढ़ना है, एक ही रीजन की सारी चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सर्वाइकल पेशेंट आया सर्वाइकल पेन के साथ, अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि पहले आप जो ऑब्जर्वेशन कर लेंगे, पल्पेशन कर लेंगे, उसके बाद कोई और चीज़ें आप देख रहे होगे, एनाटमी पढ़ोगे, फिर उसके बाद फिर आपकी अप्रोच दूसरी होगी। नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, उसी में आपकी हिस्ट्री टेकिंग आ जाएगी। अब आप पूछ रहे हो, आपके पास सर्वाइकल स्पाइन का पेशेंट आ गया, आपको क्या हुआ था, आपके साथ फर्स्ट इवेंट क्या हुआ था, आप गिर गए थे, आपको लग गया था, आपको सोने के उठने के बाद पेन आया, प्रेजेंट पास हिस्ट्री, सारी चीज़ें। बॉडी चार्ट भी इसी के अंदर आ जाएगा कि अपर सर्वाइकल पे ज़्यादा पेन है, लोअर सर्वाइकल पे ज़्यादा पेन है, किस रीजन के अंदर ज़्यादा पेन है। और फिर हिस्ट्री आप जब आप ले रहे होगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेन डीप है, डल है, न्यूरोपैथिक पेन है, शार्प है, किस तरह का पेन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, आपकी कवर अप हो गई। सो दिस इज़ आवर अप्रोच ऑफ मैनुअल थेरेपी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट पार्ट, जो कि है आपका सर्वाइकल स्पाइन। मैं आपको एनाटमी बता रही हूँ क्योंकि आपकी कंटेंट में लिखी है, बट आपको एनाटमी काफ़ी अच्छी से आती है, तो हम लोग इसको कंसाइजली रिवाइज करेंगे। इसके अंदर क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री C1 होती है, C2 होती है। C1 को एटलस कहते हैं और C2 को आप एक्सिस कहते हो। दोनों मिलके क्या बना रहे होते हैं, जॉइंट बना रहे होते हैं। एटलांटो एक्सियल जॉइंट आप उसको कह रहे होते हो। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो क्या होता है, ट्रायंगुलर वर्टिब्री फोरामेना होता है, स्पाइनल बाइफिड प्रोसेस होता है उसके अंदर, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस देयर इज़ वेयर द स्पाइनस प्रोसेस स्प्लिट इनटू 2 डिस्टली। ट्रांसफर्स फोरामेना होता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हो गए ट्रायंगुलर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, है बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस होता है, दैट्स वाई इट लुक्स डिफर फ्रॉम अदर वर्टिब्रेस। ट्रांसफर्स फोरामेना होता है और इसके अंदर से क्या जा रहा होता है, दे गिव पैसेज टू द वर्टिब्रल आर्टरी, वेन and the structure. This is transverse foramen, this is the spinous bifid spinous process, and this is vertebral foramen.
बोन्स की बात करें तो मैंने आपको बताया C1 C2, C1 आपकी एटलस कहलाती है और C2 आपकी एक्सिस कहलाती है। एंटीरियर आर्च होती है इसकी, और सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं, ग्रूव होता है पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्टरी के लिए, ट्रांसवर्स लिगामेंट होते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी। और एक्सिस के अंदर ऑर्थोडोंटिक प्रोसेस होता है, सुपरफिशियल आर्टिकुलर फैसेट होता है, ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, स्पाइनस बाइफिड प्रोसेस होता है। अगर मैं आपसे जॉइंट की बात करूँ इस एरिया के ऊपर कौन कौन से जॉइंट है, द जॉइंट्स ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, दोज that are present throughout the vertebral column and those unique of the cervical spine, present through vertebral column। अच्छा, देर आर 2 डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वही आपके सर्वाइकल में होते हैं। बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज़, 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में जो होता है जॉइंट, उसको आप इंटरवर्टिब्रल जॉइंट कहते हो, ठीक है। एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज़ आर जॉइंड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 वर्टिब्रल बॉडीज़ के बीच में डिस्क मौजूद होती है और इसको इंटरवर्टिब्रल आप जॉइंट कह रहे होते हो, ठीक है। और जो डिस्क होती है वो किससे बनी हुई होती है, फाइब्रोकार्टिलेज से बनी हुई होती है। एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ कार्टिलेजस जॉइंट, और आप उसी को सिम्फाइसिस कह रहे होते हो। बिटवीन वर्टिब्रल आर्चेस के बीच में क्या होता है, फॉर्म किस तरह से बनती है, फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस फ्रॉम द आपकी जो साइड एडजेसेंट जो आपकी साथ वाली वर्टिब्रा होती है, एंड दिस इज नोन एज साइनोवियल जॉइंट टाइप। यूनिक टू सर्वाइकल स्पाइन में क्या आ जाता है, देयर आर 2 जॉइंट्स यूनिक ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन में मैंने आपको बताया, एटलांटो एक्सियल जॉइंट एंड एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ऑक्सीपिट के साथ जो बने दिस इज कॉल्ड ना एटलांटो ऑक्सीपिटल, और जो एक्सियल के साथ बने C1 C2 के साथ दिस इज नोन एटलांटो एक्सियल जॉइंट। तो एटलांटो एक्सियल जॉइंट आर फॉर्म्ड बाय द आर्टिकुलेशन बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Lateral atlantoaxial joint formed by the articulation between the inferior facet of the lateral masses of C1 और superior faces को मिला के जो joint बनता है। मीडियल किस तरीके से बनता है, अगेन मीडियल साइड के ऊपर जो आर्टिकुलेशन हो रही होती है उससे बनता है, और दिस इज द टाइप ऑफ पाइवट जॉइंट जो कि साइनोवियल जॉइंट की टाइप है। द एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट जो है वो कंसिस्ट होता है आर्टिकुलेशन बिटवीन द स्पाइन एंड द क्रेनियम, ठीक है। ऑक्सीपिटल रीजन और एटलस आपकी फर्स्ट बोन, तो एटलांटो-ऑक्सीपिट पे ये बन रहा होता है, दिस इज नॉन एटलांटो-ऑक्सीपिटल जॉइंट। कंडाइल्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के, और यही एटलांटो-ऑक्सियल जॉइंट क्या करवा रहा होता है, परमिट कर रहा होता है फ्लेक्चर ऑफ द हेड एंड नोडिंग। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर हम बात करें लिगामेंट के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम होता है, इंट्रास्पाइनस लिगामेंट होता है। इस चीज़ को, और आपके पास यूनिक सर्वाइकल स्पाइन के अंदर आपका नचल लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस होता है। आई हैव वन पिक्चर। अब हम कहाँ जा रहे हैं, मीडियल टू लेटरल जा रहे हैं। मीडियल टू लेटरल सबसे पहले जो आपका स्पाइन के अंदर जो आपका आएगा, हमारी जो अप्रोच है, सबसे पहले इंटीरियर आएगा आपका, उसके बाद आपका पोस्टीरियर आएगा पर्पल फॉर्म के अंदर। अब आप देख रहे हैं लिगामेंट फ्लेवम ब्लू के अंदर आपको हो रहा है, इंटरस्पाइनल 2 स्पाइन के बीच में आ रहा है, और नक्चल लिगामेंट सबसे लास्ट होता है। तो इंटीरियर पोस्टीरियर और दोनों वर्टिब्रेस के बीच में जो होता है उसको आप क्या कह रहे होते हैं, लिगामेंटम फ्लेवम कह रहे होते हैं, इंटरस्पाइनस लिगामेंट एंड नक्चल लिगामेंट। तो ये इसकी क्या है, एनाटमी है। अच्छा जी, एलआर एंटीरियर एटलांटो-एक्सियल, पोस्टीरियर एटलांटो-एक्सियल लिगामेंटम फ्लेवम, एक्सियल स्कल हेड रोटेशन और लेटरली फ्लेक्शन करवा रहा होता है एलआर लिगामेंट, ठीक है। ये जो एलआर है आपका ये हेल्प आउट कर रहा होता है। एंटीरियर एटलांटो-एक्सियल जॉइंट जो है वो एक्सटेंशन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, पोस्टीरियर जो है वो फ्लेक्शन के अंदर हेल्प कर रहा होता है, लिगामेंटल नकी जो है वो आपका फ्लेक्शन के अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है। अगर थोड़ी सी कंडीशंस की बात करूँ, इंजरी की बात करूँ, तो इंजरीज़ अगर मैं आपसे बात करूँ, मस्कुलर इंजरीज़ में आपकी जो कॉमन है वो है आपके वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट, टेंडर पॉइंट, मसल स्पासम, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ट्रेपीजियस टाइटनेस, नोडिंग। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी मस्कुलर स्केलेटन रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। अगर मैं आपकी ऑर्थोजेनिक कंडीशंस की बातें करूँ तो वहाँ पे आपका क्या आ जाता है, स्पॉन्डोलाइसिस आ जाता है। वो हम सारी कंडीशंस आपकी ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो प्रीवियस लेक्चर में जाए, और वहाँ पे हर कंडीशन दी हुई है कि सर्वाइकल की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा फ्रैक्चर्स वगैरह बहुत कॉमन होते हैं इन एरियाज़ के अंदर।
लेटरल वर्टिकल फॉल ऑन द एक्सटेंडेड नेक के साथ जब आप ड्राइव कर रहे हो तो फिर क्या हो रहा होता है, अचानक से अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए ड्राइव करते हुए तो फ्रैक्चर होने का खतरा होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आर्चेज एंड लेटरल मासेस की, ठीक है। इफ़ द फॉल अकर विद इनफ फोर्स, अगर काफ़ी फोर्स हो तो ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ द एटलस जो है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अब ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सर्वाइकल स्पाइन की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी पैथोलॉजीज़ हैं जो डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है। अब हम जो फोकस करेंगे, हमारा जो मेन फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। अब आपने क्या करना है, एनाटमी पढ़नी है। एनाटमी के बाद अब आपने अपने प्रीवियस लेक्चर पे जाना है, सर्वाइकल कंडीशंस पढ़नी है कौन कौन सी होती हैं और क्या उसकी MRI CT स्कैन फाइंडिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको थोड़ा सा फ्रैक्चर के बारे में बताना ज़रूरी था। ये आपके सामने एटलस फ्रैक्चर नज़र आ रहा है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिंग, और लेटरल एक्सरे में भी आप इसको दे सकते हैं। हैंग्समैन फ्रैक्चर्स होता है जो कि पार्स इंटरक्यूलरिस के बीच में होता है, ठीक है। हैंग्समैन फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ द डेंस होता है। 40% ऑफ द ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं एक्सेस के इर्द गिर्द एंड आर मोस्ट कॉमनली कॉज बाय ट्रैफिक कोलिजन, एक्सीडेंट्स की वजह से हो रहे होते हैं। डेंस फ्रैक्चर्स हो जाता है, टाइप 1 अपर डेंस में होता है, टू बेस ऑफ द डेंस में हो जाए तो आप उसको ट्रांसफर्स कह रहे होते हैं। किस तरीके की होता है, ये पिक्चर आपके सामने बेसिकली डेंस की, और इधर बताया हुआ कि ओब्लीक हो सकता है, ट्रांसफर्स हो सकता है, और इन दी एंड क्या हो सकता है, बॉडी की पूरी जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है जिसको आप वैप्लश इंजरी कह रहे होते हैं। मैं आपको एक एनिमेशन भी दिखा देती हूँ वैप्लश इंजरी की, मैं आपके साथ ऑलरेडी पहले भी शो कर चुकी हूँ वैप्लश इंजरी की। आई थिंक आप उसको भी देख लीजिएगा कि उसमें क्या हो रहा होता है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट ऑफ द स्पाइन जो है वो डैमेज हो रहा होता है ड्यू टू डी एक्सीलरेशन, जो फोर्स वहाँ पड़ती है, एंड दिस इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन फॉर द पेशेंट। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सीवियर केसेस के अंदर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, वर्टिब्रल फॉर्म है ना, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, लार्ज देयर इज अ लेस चांसेस स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो फ्रैक्चर है वो किसी भी सर्वाइकल के लेवल पे हो सकता है और अचानक से हो सकता है। वैप्लश इंजरी कहाँ को टारगेट करती है, इधर हो क्या रहा होता है, बेसिकली क्या होता है, इट कॉज डिसलोकेशन और सबलक्सेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस अकर्स हैपन एट द C2 लेवल के ऊपर हो रहा होता है, विद द बॉडी ऑफ C2 मूव्स इंटीरियरली टू रिस्पेक्ट टू C3 सच एज इंजरी। मोर कॉमनली सबलक्सेशन अकर एट C6 C7 लेवल के ऊपर 50% ऑफ द केसेस। ये लेवल्स आपको याद होने चाहिए। अब मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, मैं आपको एग्जामिनेशन करवाने जा रही हूँ कि आपने किस तरह से सर्वाइकल स्पाइन की एग्जामिनेशन करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपका ख्याल रखना है। और क्योंकि बिकॉज हमारी ऑनलाइन लर्निंग है तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़। अगर क्लास में होते तो हम डेफिनेटली ये परफॉर्म कर रहे होते किसी ना किसी स्टूडेंट के ऊपर। लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट वीडियो। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट के बारे में। क्रेनियो सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट में क्या हो रहा होता है, हम किस तरीके से देख रहे होते हैं। बेसिकली अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं वो हमें कंप्लेन कर रहे होते हैं कि परसिस्टेंट उन्हें जो है वो हेडेक है, और हर वक्त उनकी जो गर्दन है उधर दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा स्पाज़म फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन फील हो रहा होता है, दे हैव सम प्रॉब्लम इन मूवमेंट ऑफ नेक, सम टाइम जो है रेडिकुलोपैथी भी मिल रही होती है, ठीक है। तो उनके क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, एक क्रॉनिक हेडेक वाली हिस्ट्री हो रही होती है। तो हमें किसको चेक करना पड़ता होता है उस टाइम, हमें किसको चेक करना है, सर्वाइकल के फ्लेक्शन मसल्स को, फ्लेक्सर्स मसल को। पहली बात ये है कि जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आपने पोस्चर देख लिया कि पोस्चर उसका किस तरीके का है, ठीक है। सर्वाइकल उसका किस तरीके का है, वो ड्रॉप पोस्चर के साथ आया, लॉर्डोटिक पोस्चर है, ठीक है, और फॉरवर्ड नेक पोस्चर है, फॉरवर्ड अपर बैक पोस्चर है, सॉरी। तो ये सारी की सारी आपने चीज़ें देख ली, आपने ऑब्जर्व दिया, आपने प्लेट किया, कोई टेंडरनेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। आई एम जस्ट कम टू द पॉइंट कि आपको क्या चीज़ें और देखनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, हिस्ट्री लेना शुरू की। आपको पेशेंट ने बताया कि पेशेंट को यहाँ पे दर्द है, हर वक्त दर्द रहता है, परसिस्टेंट हेडेक है, वो जैसे ही नीचे अपनी गर्दन झुकाता है लैपटॉप पे काम करने, बुक में काम करने, तो ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, फ्लेक्जन जो है वो ट्रिगर कर रही होती है। तो उसमें आप क्या कर रहे होते हो, सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट कर रहे होते हैं। आइए लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। Hi, welcome back to PhysioTutors. Evidence suggested that deficits in neck muscle strength, coordination, and endurance are associated with neck pain and headache patients, specifically those with cervicogenic headache. De Koning et al. From 2008 conducted a systematic review on the clinometric properties of, among others, the craniocervical flexion test
इसकी रिलायबिलिटी 0.62 ये बहुत रिलायबल है टेस्ट। One study reported values for the inter-observer reliability with an ICC of 0.54. Based on the inconsistent results, the clinical value is rather weak. To conduct the test, the patient lies in supine crocodile position with the head in neutral Sorry, position. please below the head Line of the face patient. should be horizontal. You can use toggles to make sure that that's the case. The deflated biofeedback unit is then positioned behind the neck so that it abuts the patient's occiput. Then inflate Increase the biofeedback pressure. unit to a baseline pressure of 20 millimeters mercury. पहले आपने 20 इंक्रीज़ करना है, फिर आपने 20 इंक्रीज़ करना है जब तक सिम्टम्स ना आए पेशेंट को। In two stages. For stage 1, the patient is asked to slowly perform a head nod as if the back of their head was sliding up the bench until they reach a pressure increase of 2 millimeters mercury, so from 20 to 22, and to hold this position for 2 to 3 seconds before they relax and return to the starting position. ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन लेने से पहले आपने होल्ड करवाना है और फिर आपने If इंक्रीज़ your करना patient है। has an apical breathing pattern, the nod is performed on exhalation. ये देखिए, ये कफ जो है वो नेक में प्रेशर लगा रहा है और ये सर्वाइकल फ्रैक्चर में जा रही है। आप इसकी नेक नोट करें आहिस्ता आहिस्ता। 2 मिलीलीटर आपने इंक्रीज़ करना है। Process for each 2 millimeter mercury increment until you reach 30 biofeedback unit is to go 5 stages. The stage that the patient is able to achieve and hold 20, 22, 24, 26 और फिर 30 तक जाना है। cervical flexion is the baseline measure. During the test, you are going to observe for the following to ensure that the test आपने is क्या conducted चीज़ें ऑब्जर्व properly. करनी है ड्यूरिंग द टेस्ट? Analyze the motion of the head nod. With each stage, there should be an increasing angle of rotation. Patients might use more of a head retraction or a lifting of the head in order to achieve the pressure increase. Furthermore, there should be minimal palpable activity of the sternocleidomastoid or anterior scalene muscles until the last 1 or 2 stages of the test, if at all. Also, the patient should be able to relax and return to the baseline pressure of 20 millimeters mercury between attempts. Stage 2 is performed if the patient is able to achieve stage 1 of this test without substitution movements. In this stage, you are going to test isometric endurance of the deep cervical flexors. ये सारे हम इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमने पेशेंट को एक्सरसाइज सजेस्ट करनी है। Then, you perform the head nod to the lowest level, so 22 millimeters mercury, and hold this position for 10 seconds. If they are able to perform 3 10-second holds at that level, they can continue to the next level, which is again 2 millimeters mercury higher. We'll check for the previously described compensatory strategies as well as jerkiness during the hold or a reduction of the pressure during the 10-second isometric contraction, which may indicate weakness or fatigue of the deep cervical flexors. होल्ड करना है 2 मिलीलीटर मर्करी को इंक्रीज़ करने के बाद, फिर नेक्स्ट 2 इंक्रीज़ करेंगे, देन होल्ड, फिर इंक्रीज़, फिर होल्ड। The pressure level that the patient can hold steady for repeated 10-second holds with minimal superficial muscle activity or other compensatory strategies. Alright, that was our video on the CCFT. We have अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, हम लोग ये टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं अगर क्रीनियो सर्वाइकल जो है वो मसल्स हमारे वीक होंगे तो फिर क्या हो रहा होता है, परसिस्टेंट हेडेक आ रहा होता है, ठीक है, और हमें स्पाज़म रिपीटेडली स्पाज़म हो रहा होता है। अभी आपने पेशेंट को ट्रीट किया और फिर आपके पास पेशेंट आता है कि फिर उसको नेक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, फिर हेडेक है, फिर प्रॉब्लम ठीक किया, फिर हो गया, तो हमें क्या करना होता है, रूल करना होता है। तो दिस इज़ क्रीनियो सर्वाइकल फ्लेक्शन टेस्ट, जिसके अंदर हम डीप सर्वाइकल फ्लेक्सस को क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी के बाद हम उसको एक्सरसाइज वगैरह दे रहे होते हैं।